हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल CGP में स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ में गांधी जी का जो प्रथम आगमन था उसको देखेंगे। ऐसी कौन सी स्थिति आनी पड़ी थी कि गांधी जी को छत्तीसगढ़ आना पड़ा। साथ में हम लोग कंडेल नहर सत्याग्रह के बारे में देखेंगे, उसका बैकग्राउंड देखेंगे कि कौन सी ऐसी परिस्थिति आनी पड़ी थी कि सुंदरलाल शर्मा को कलकत्ता जाकर गांधी जी को बताना पड़ा कि आप कंडेल नहर सत्याग्रह आंदोलन का आप आके यहाँ का नेतृत्व कीजिए। 2 दिसंबर 1920 सुंदरलाल शर्मा कलकत्ता जाकर क्या करते हैं, जो गांधी जी हैं उनको धमतरी में चल रहे कंडेल नहर सत्याग्रह जुलाई अगस्त का महीना था, उस समय जो चल रहा था 1920 में, उसके बारे में अवगत कराते हैं। साथ में तत्कालीन परिस्थिति के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा यहाँ अधिक क्रूरता दिखाई जा रही है। सुंदरलाल शर्मा का आग्रह को स्वीकार कर लिया जाता है और तत्कालीन समय में गांधी जी कहाँ थे? इस समय गांधी जी होते हैं कलकत्ता में। कलकत्ता में उनके द्वारा सुंदरलाल शर्मा के द्वारा अनुरोध को स्वीकार करते हुए और अपने सहयोगी मौलाना शौकत अली के साथ रायपुर प्रस्थान करते हैं। 20 दिसंबर 1920 को रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। हम लोग को गांधी जी का आगमन के पूर्व हम लोग कंडेल नहर सत्याग्रह को जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी स्थिति थी कि गांधी जी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए निमंत्रण भेजना पड़ा। जुलाई अगस्त का महीना था 1920 में। कंडेल नामक गांव, ये धमतरी तहसील के अंतर्गत आया करता था। महानदी के तट पर रुद्री और मड़म सिल्ला 2 डैम थे। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा किया गया था। अंग्रेजी सरकार ने इससे नहर का निर्माण कराया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना था। लेकिन ये सिंचाई के लिए जो पानी उपलब्ध कराया जाएगा ये फ्री नहीं था। इसके लिए यहाँ के जो आसपास के किसान थे उनसे अनुबंध पत्र व हस्ताक्षर करा के मोटा रकम वसूलना अंग्रेज अधिकारियों का ये मकसद था। 10 वर्ष तक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए ये अंग्रेज अधिकारी हिम्मत जोर करते हैं और नहर कर की राशि बहुत अधिक होने के कारण जो ग्रामवासी रहते हैं वो एकजुट होकर इस पर हस्ताक्षर न करने का निर्णय लेते हैं। देखो, जुलाई अगस्त का महीना है, ऑलरेडी इस समय अच्छी खासी बरसात होती है, तो यहाँ के किसानों को नहर से मिलने वाली पानी की आवश्यकता नहीं थी। वर्षा से ही इनका मतलब भूमि का सिंचित हो जाता था। अंग्रेज अधिकारी साजिश रचते हैं। अब उनको मोटा रकम कमाना भी था, यहाँ से वसूलना भी था। तो अंग्रेज अधिकारी क्या करते हैं, बिना किसानों के मांग के नहर से पानी को प्रवाहित कर देते हैं और जो गांव है उनके ऊपर 4033 रुपए का टैक्स लगा देते हैं। देखो, आपको ये जो रुपए है सब जगह अलग अलग मिलेगा। किसी जगह 4303 रुपये मिलता है, किसी जगह 4050 रुपये मिलता है। तो आपको 4033 रुपये को याद रखना है, क्योंकि राम कुमार बिहार सर की बुक में 4033 रुपये लिखा हुआ है। देखो, अब इसके बाद इतना रुपए इनके ऊपर टैक्स के रूप में लगा दिया जाता है, तो यहाँ के ग्रामीण जो रहते हैं, किसान रहते हैं, उनके द्वारा विरोध किया जाता है और यहाँ से कंडेल नहर सत्याग्रह प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ में इस आंदोलन का जो कंडेल नहर सत्याग्रह है उसका नेतृत्व बाबू छेटूलाल श्रीवास्तव और उनके बड़े भाई रहते हैं लालजी श्रीवास्तव के द्वारा किया जाता है। लेकिन इन दोनों को अंग्रेज अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप ये नेता आते हैं और इसका कंडेल नहर सत्याग्रह का बागडोर संभालते हैं। सुंदरलाल शर्मा को लगता है कि इस आंदोलन का नेतृत्व किसी बड़े राष्ट्रीय नेता को देना चाहिए, तो उसके लिए वो कलकत्ता जाते हैं और गांधी जी को कंडेल नहर सत्याग्रह के बारे में अवगत कराते हैं। साथ में अंग्रेज अधिकारी द्वारा किस तरीके से अंग्रेज अधिकारी द्वारा मवेशियों को कुर्क किया जा रहा है, साथ में वहाँ की जमीनों को कुर्क किया जा रहा है, साथ में किस प्रकार से अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा यहाँ के किसानों के ऊपर बर्बरता किया जा रहा है, इसका अवगत कराने के लिए कलकत्ता जाते हैं। गांधी जी अपने सहयोगी मौलाना शौकत अली और पंडित सुंदरलाल शर्मा जो उनको निमंत्रण देने जा रहे हैं, उनके साथ रायपुर आते हैं। रायपुर की जो आते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 20 दिसंबर 1920 को रायपुर पहुंचते हैं। देखो, गांधी जी का मुख्य उद्देश्य था आने का प्रारंभ में क्या था? कंडेल नहर सत्याग्रह का आंदोलन का बागडोर को संभालना था।
लेकिन उनके आने के पूर्व ही अब अंग्रेज अधिकारियों को ऐसा पता चल जाता है कि इस आंदोलन कंडिल नहर सत्याग्रह आंदोलन का बागडोर गांधी जी संभालने वाले हैं। तो उनके आने के पूर्व ही 4033 रुपये का जो नहर कर लगाया जा रहा था उसको यहाँ के अंग्रेज अधिकारी द्वारा वापस ले लिया जाता है। तो देखो उनके आने के पूर्व ही जो कंडेल नहर सत्याग्रह था वो समाप्त हो गया था। गांधी जी को रायपुर स्टेशन में जैसे उतरते हैं तो उनका सफलता का समाचार सुनाया जाता है। उत्साही जनता को संबोधित करते हैं और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों एवं महत्व को समझाते हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स में कई बार पूछा जा चुका है कि गांधी जी का जो प्रथम आगमन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपको उसमें कंडेल नहर सत्याग्रह ऑप्शन रहेगा, आपको उसको नहीं लेना है। आपको कंडेल नहर सत्याग्रह ऐसा था कि उनके आने के पूर्व समाप्त हो चुका था। तो अब उनका मुख्य उद्देश्य था छत्तीसगढ़ आगमन का असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम उनके एवं महत्व को समझाना। गांधी जी रायपुर, धमतरी, कुरुद का अपने जो मित्र थे मौलाना शौकत अली के साथ भ्रमण करते हैं और यहाँ के लोगों को संबोधित करते हैं विभिन्न जनसभाओं के माध्यम से। अब गांधी जी ऐसा नहीं है कि अब रायपुर आए हैं तो रायपुर से वापस लौट जाएंगे, कंडेल नहर सत्याग्रह सफल हो गया करके वो धमतरी जाते हैं और कंडेल नहर सत्याग्रह के आंदोलन के जो बड़े नेता थे, वहाँ के किसान थे, उनसे मिलते हैं, वहाँ के लोगों को संबोधित करते हैं, साथ में वहाँ की यथास्थिति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा यहाँ के किसानों के ऊपर जबरन 4033 रुपये का टैक्स लगाया गया, किस प्रकार से षड्यंत्र करके यहाँ नहर से पानी छोड़ा गया और उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि आपके द्वारा यह मतलब पानी का डिमांड किया गया था, उस बेसिस में पानी को छोड़ा गया है। अब 21 दिसंबर 1920 को धमतरी के मड़ई बंद चौक गांधी पहुंचते हैं। इमाम हुसैन बाड़ा, आपको दोनों याद रहना चाहिए, मड़ई बंद और इमाम हुसैन बाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हैं। धमतरी में जाते हैं तो वहाँ ठहरने का व्यवस्था क्योंकि यहाँ किया जाता है, नारायण राव मेघावाले के निवास स्थान पर उनके ठहरने का व्यवस्था किया जाता है। आम जनता को जो धमतरी के निवासी थे वहाँ के उपस्थित लोगों को 1 घंटा तक संबोधित करते हैं। धमतरी के जमींदार बाजीराव कीरत, आपको इनका नाम अच्छे से याद रखना है क्योंकि बाद में इलेक्शन होता है उसमें इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। जो क्षेत्रीय इलेक्शन होता है उसमें स्वराज फंड के लिए क्या करते हैं, 501 रुपये का भेड़ देते हैं। कुरुद में भी जनसभा को संबोधित करते हैं गांधी जी के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रीय नेता है जिनका निधन 1 अगस्त 1920 को मुंबई में होता है। इनको लोकमान्य की उपाधि प्राप्त है। इनके जो योगदान है राष्ट्रीय आंदोलन में उसको न भुलाने के लिए गांधी जी इनके निधन उपरांत इनके नाम से तिलक स्वराज फंड स्थापित करते हैं। इस फंड का उपयोग गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे, साथ में रचनात्मक कार्य जिसमें विद्यालयों की स्थापना करना और यहाँ के लोगों को संगठित करना और राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने के विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए इस फंड का उपयोग किया जाना था। गांधी जी धमतरी से वापस आने के बाद रायपुर में आनंद समाज वाचनालय, आनंद या तो आनंद समाज लाइब्रेरी, ये अभी भी रायपुर में है, आप उसको जाके देख सकते हैं। यहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हैं। यहाँ उपस्थित महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता है, तिलक स्वराज फंड के लिए 2000 रुपये एकत्र किया जाता है। ये गांधी जी का प्रथम आगमन था हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में, तो इससे एक अलग ही उत्साह था जिसे राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती है छत्तीसगढ़ में और राष्ट्रीय आंदोलन का एक अलग ही वेग मिल जाता है। गांधी जी रात्रि में रायपुर से नागपुर हेतु तृतीय श्रेणी के डिब्बे में बैठकर 26 दिसंबर को जो कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था, राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में, उसके लिए निकल जाते हैं। महात्मा गांधी जी ने तिलक को, लोकमान्य तिलक को द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द फादर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन कह के पुकारा। गांधी जी के आगमन से रायपुर में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन का एक अलग से बल मिलता है।
यहाँ के लोगों को अभूतपूर्व उत्साह का सृजन होता है। रायपुर में जिला कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाता है। इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं बैरिस्टर ठक्कर, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जबकि इसके सचिव रहते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल बनाए जाते हैं। इस दौरान सदस्यता अभियान भी चालू किया जाता है, जिसका सकारात्मक परिणाम मिलता है और बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस के सदस्य बन जाते हैं। असहयोग आंदोलन छत्तीसगढ़ में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाता है, शासकीय विद्यालयों का बहिष्कार किया जाता है, सेवाओं का बहिष्कार किया जाता है, साथ में उपाधियों का त्याग किया जाता है। उपाधियों का त्याग का प्रारंभ गांधी जी के द्वारा ही किया जाता है। उन्होंने अंग्रेज सरकार द्वारा दिए गए केसरी हिंद की उपाधि को त्याग देते हैं। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन को गांधी जी का नेतृत्व किए जाने के कारण प्रबल समर्थन मिलता है। छत्तीसगढ़ में बहिष्कार आंदोलन का जोर पकड़ लेता है, महिलाएं भी इसमें सम्मिलित होती हैं और विदेशी वस्त्रों का त्याग एवं शराब दुकानों पर आगे धरना दिया जाता है। 5 फरवरी 1921 को शासकीय शालाओं का बहिष्कार किया जाता है और उसके साथ ही रचनात्मक कार्य के रूप में राष्ट्रीय विद्यालय का स्थापित किया जाता है। माधवराव सप्रे की भूमिका इसके लिए महत्वपूर्ण है और पंडित रविशंकर शुक्ल ने भी इसके संचालन में सहयोग दिया था। हम लोग इसको असहयोग आंदोलन जब पढ़ेंगे उस समय इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा समझाया गया टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से CGPSC से रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल CGPSC ओनली को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।